नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर मैं परवेश कुमार सिन्हा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और जो है मेरे चैनल पर अंत तक बने रहें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बीपीएससी टी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी में आपको प्रीवियस प्रश्न को देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो पिछले क्लास में हम लोग टीजीटी जो एग्ज़ाम हुआ था, पीजीटी एग्ज़ाम हुआ था, जूनियर टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम हुआ था, यानी 3.0 के जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न थे आप लोगों के जो है पास जो है पहुंचा दिए हैं, आप लोगों को बता दिए हैं। आज जो है हम लोग दूसरे प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज जो है हम कौन जो है बीपीएससी प्रश्न को देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी 2.0 पीजीटी, यानी आज जो है हम लोग बीपीएससी 2.0 के जो पीजीटी के प्रश्न हैं उसी को देखने वाले हैं। यानी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, यानी बीपीएससी 2.0 के जो पीजीटी के प्रश्न है, यानी 11th-12th के जो प्रश्न है, जो 11th-12th में 2.0 में पूछे गए थे, उसी के 80 प्रश्नों को देखने वाले हैं। यानी हिंदी के जो 80 प्रश्न पूछे गए थे उसी को देखने वाले हैं। तो आप खुद देखिएगा कि कैसा प्रश्न पूछा गया था। यानी 3.0 से थोड़ा सा हार्ड प्रश्न था 2.0 का। आप खुद देखिएगा वीडियो में तो समझ में आ जाएगा। साहित्य के प्रश्न 2-4 जो है उलझाने वाले थे और जो व्याकरण के प्रश्न थे उस भी थोड़ा सा जटिल बनाए हुए थे 3.0 से। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप हिंदी से संबंधित टीजीटी पीजीटी यानी 4.0 के तैयारी कर रहे हैं 6 से लेकर 12 तक किसी भी वर्ग का, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि सभी के लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर बीपीएससी 4.0 का नोट्स 25 प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर यहाँ दिया हुआ है 72 181 5307। इस पे किसी भी माध्यम से आप पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम इधर से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। स्टेट के लिए इसी नंबर पे आपको 199 रुपया पेमेंट करना है और स्क्रीनशॉट भेजना है, तो इधर से नोट्स प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। मेरे नोट्स प्रैक्टिस सेट प्रीवियस सेट रखते हैं तो अलग से आपको कोई भी पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो एक व्याकरण की पुस्तक होनी चाहिए, जिससे विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे और तत्सम शब्दों को देख सके। तो एक व्याकरण का पुस्तक ले लीजिएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के जो प्रश्न हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो आज जो है हम लोग बीपीएससी 2.0 के पीजीटी यानी 11th-12th के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, बिना देर करते हुए आज के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सिद्धों की वाणियों की भाषा है? यानी इनमें से कौन जो है सिद्धों की वाणियों की भाषा है, आपको बतानी है। तो सिद्धों की वाणियों की जो भाषा है वो संधा भाषा है। विकल्प ख सही हो जाएगा। बीपीएससी जो आंसर की माना है जिसको सही उसी को हम लोग मानेंगे। फाइनल आंसर की जो माना गया है, जिसके अनुसार जो है सिलेक्शन हुआ है, वही आंसर की को हम साथ लेकर चलेंगे। इसमें एक आध दो आंसर गलत भी है, लेकिन आपको उसी को साथ लेकर चलना है क्योंकि बीपीएससी ने ये आंसर माना है। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन आदिकाल के कवि हैं? आपको बताना है इनमें से कौन जो हैं आदिकाल के कवि हैं। तो आप देख रहे हैं हृदयराम, नाभादास, प्रेमचंद चौहान, तीनों जो है भक्ति काल के कवि हैं। और आदिकाल के कवि कौन है पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन आकाशदीप कहानी के रचयिता है? बहुत ही प्रसिद्ध कहानी जो है, जो यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। तो ये कहानी जो है जयशंकर प्रसाद का है, तो विकल्प क सही हो जाएगा। ये आकाशदीप कहानी है जिसमें चंपा द्वीप का वर्णन होता है। बुधगुप्त और चंपा इस कहानी की नायक नायिका है। तो ये कहानी जो है बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। तो यूजीसी नेट का जो अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, तो समय तो बहुत कम है, लेकिन हम कोशिश करेंगे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको आप लोगों को उपलब्ध करवा दें और प्रैक्टिस सेट करवा दें।
लेकिन अभी जो है 3-4 प्रैक्टिस सेट प्रीवियस जो सेट है बीपीएससी का चलेगा और 1-2 जो है स्टेट का करवा देंगे। उसके बाद जो भी है आपको यूजीसी नेट का प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन लॉर्ड कर्जन के शासन पर करारे आघात करने वाले लेखक हैं? तो जो लॉर्ड कर्जन थे अंग्रेजी शासन उस पर आघात करने वाले लेखक कौन हैं? तो बालमुकुंद गुप्त हैं, विकल्प ग सही हो जाएगा। इन्होंने एक निबंध लिखा था शिव शंभू के चिट्ठे, जिसमें जो है इस पे आघात किया था। इसीलिए जो है प्रश्न को देखिए कैसे घुमाता है, आप चीज़ों को समझिए कि प्रश्न पूछने का आप जो पैटर्न है वो क्या है। आप ऐसे भी होते हैं कभी कभी जो जानते हुए प्रश्न गलत कर देते हैं, यानी आपको कैसे शब्दों में घुमा देता है उस पर आपको पकड़ बनाना है। तो अभी समय आपके पास कम है, जितना से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस सेट पे फोकस कीजिए कि एग्ज़ाम जो है आपके समय मैनेजमेंट है और कम समय में आप कैसे निर्णय लेते हैं वही आपकी परीक्षा ली जाती है। तो आप अपनी आदत को जो है परिवर्तन करते हुए सटीक आंसर देने का प्रयास कीजिए ताकि आपका मेरिट रख सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। इन सिद्ध कवियों में से कौन सर्वप्रथम माने जाते हैं? सिद्ध कवियों में से कौन जो है सर्वप्रथम माने जाते हैं? तो सर्वप्रथम जो है सरहप्पा माने जाते हैं, विकल्प ग सही हो जाएगा। आप देखिएगा जो सिद्ध साहित्य का कथा है उसमें जो है इसको माना गया है। मैंने देखने का पूरा प्रयास किया, सरहप्पा को माना गया है उस पुस्तक में, तो उसी पुस्तक को आधार मानकर ये आंसर किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन राम काव्य परंपरा के कवि हैं? आपको बताना है इनमें से कौन जो है राम काव्य परंपरा के कवि हैं। तो देखिए प्राणचंद्र चौहान है, तुलसीदास है और दोनों हैं तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, विकल्प घ सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, कहीं कहीं नंददास की भी रचना भी आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अज्ञेय विरचित कहानी है? यानी इनमें से कौन जो है अज्ञेय का विरचित कहानी है, यानी अज्ञेय द्वारा रचित कहानी है, आपको बताना है। तो देखिए गुंडा जयशंकर प्रसाद का कहानी है और विपथगा जो है अज्ञेय का कहानी है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? इनमें से विद्यापति के पिता का नाम क्या है? आपको बताना है कि विद्यापति के जो पिता है वो कौन थे। तो देखिए विकल्प में आपको उलझाने के लिए जो है आपको डिस्ट्रैक्टर जो होते हैं, डिस्टर्ब करने के लिए आपको विकल्प बनाए जाते हैं जिसमें आप उलझ जाएं। और इसमें तो और बीपीएससी में 5 विकल्प है जो कि और ज़्यादा उलझाता है। तो आपको सही समय पे सही निर्णय लेना है। सबसे पहले प्रश्नों को जो है समझना है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर प्रश्न समझ गए तो आपका आधा उत्तर निकल जाता है। तो आप लोग जो है प्रश्न को सबसे पहले समझिए। तो देखिए विद्यापति के जो पिता थे वो गणपति ठाकुर थे, जो कि विकल्प में नहीं है। और उलझाने के लिए कमलापति, उमापति, रामापति कर दिया है। तो उलझाने के लिए जो कि गणपति ठाकुर थे, अब विकल्प में नहीं है तो विकल्प में से कोई नहीं हो जाएगा, विकल्प और सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है रोबहू सब मिलके आबहू भारत भाई, ह भारत दुर्दशा ना देखी जाए। इनमें कौन सा पंक्तियों के रचयिता हैं? यानी ये जो पंक्ति है उसके रचयिता कौन है? तो ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। भारत दुर्दशा नाटक से लिया गया, बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है जो यूजीसी नीट की सिलेबस में लगा हुआ है, वहीं से ये लिया गया है। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीकात्मक नाटक है? यानी कौन सा नाटक जो है प्रतीकात्मक है, आपको बताना है। तो देखिए जो नाटक है जयशंकर प्रसाद का एक घुट एकांकी भी माना जाता है, ये प्रतीकात्मक नाटक है, विकल्प ख सही हो जाएगा। तो इन जो प्रश्न को मैं करवा रहा हूँ प्रीवियस सेट, इसके आपको जो है अंदाज़ा लगेगा कि कैसे प्रश्न को घुमाता है, कहाँ तक प्रश्न जा सकता है, कितना अंदर तक जा सकता है। तो आपको एक एक चीज़ पे पकड़ बनानी है ताकि आपका जो है रिजल्ट अच्छे नंबर से हो सके और अपने ज़िले में ज्वाइनिंग और पोस्टिंग हो सके।
तो आप लोग प्रश्नों को समझिए। अब समय बहुत कम है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट बनाइए। मेरे चैनल पे हर एक टॉपिक का जो है वीडियो बना दिया गया है 2.0 का, उसी 3.0 में आप अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि वही सब टॉपिक है। और प्रैक्टिस सेट भी आप लगा सकते हैं, जिससे आपका तैयारी बेहतर हो सके। इनमें से कौन मिर्जा राजा जय सिंह के आश्रय में रहने वाले कवि हैं? इनमें से कौन जो है मिर्जा राजा जय सिंह के आश्रय में रहने वाले कवि हैं, आपको बताने हैं। तो मिर्जा जय सिंह के जो दरबार में रहने वाले हैं वो बिहारी कवि थे। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से जगनिक किस काल के कवि हैं? जगनिक जो है किस काल के कवि हैं, आपको बताना है। तो जगनिक जो है आप सभी को पता होगा, आदिकाल के कवि हैं। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। इनमें से कौन उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता है? इनमें से कौन जो है उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता है, आपको बताना है। तो ये जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। विकल्प ख सही हो जाएगा, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन भारत भारती काव्य के रचयिता हैं? इनमें से कौन जो है भारत भारती जो काव्य है, बहुत ही प्रसिद्ध काव्य है, उसके रचयिता हैं। तो देखिए भारत भारती काव्य के रचयिता जो है मैथिली शरण गुप्त हैं। मैथिली शरण गुप्त जी हैं, जो कि विकल्प में नहीं है, तो विकल्प में से कोई नहीं हो जाएगा। ये रचना जो है 1912 ईस्वी में प्रकाशित होता है। बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, जिसको जब्त भी कर लिया जाता है। और यही रचना के बदौलत महात्मा गांधी मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि देते हैं। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, इसे आपको ध्यान में रखनी चाहिए। कहीं इसका प्रकाशन पूछ देता है, कहीं इसके जो है रचनाकार का नाम पूछ देता है, कहीं जो है आपको पूछ देता है कि देश प्रेम से संबंधित रचना कौन सा है। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा, ताकि जो है आपका आंसर गलत ना हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन गौ घाट पर निवास करने वाले कवि हैं? इनमें से कौन जो है गौ घाट पर निवास करने वाले कवि हैं? तो गौ घाट पर निवास करने वाले कवि जो है सूरदास हैं, जहाँ उनको जो है बल्लभाचार्य से मुलाकात होती है। तो ये गौ घाट पर निवास करने वाले कवि हैं। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन नाथ पंथ से संबंधित कवि है, आपको बताना है। कौन जो है नाथ पंथ से संबंधित कवि हैं? तो देखिए नागार्जुन भी है। ये नागार्जुन आधुनिक काल के नहीं है, पहले के नागार्जुन है। भट्टकेदार भी है, जलभरत भी है। तीनों जो है संबंधित है नाथ पंथ से। तो विकल्प में से एक से अधिक हो जाएगा। विकल्प भ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन अकविता आंदोलन से संबंधित कवि हैं? और कविता आंदोलन से संबंधित कवि कौन है, आपको बताना है। तो देखिए कविता आंदोलन से संबंधित जो है कवि तीनों है, सौमित्र मोहन, जगदीश चतुर्वेदी और लक्ष्मीकांत वर्मा। तीनों का संबंध आता है। तो विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। कहीं कहीं देखिए सौमित्र मोहन का नाम आता है, तो कहीं जगदीश चतुर्वेदी का आता है, तो कहीं कहीं लक्ष्मीकांत वर्मा का आ जाता है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन अष्टछाप के संस्थापक हैं, आपको बताना है। इनमें से कौन जो है अष्टछाप के संस्थापक हैं? तो अष्टछाप की स्थापना जो है विठल दास ने किया था। विकल्प जो है ख सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न उठता है कि अष्टछाप की स्थापना कब हुई? तो 1565 में किया गया था, जिसमें 8 कवियों को स्थान दिया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन जो है प्रयोगवादी कवि हैं? इनमें से कौन जो है प्रयोगवादी कवि हैं? तो प्रयोगवादी कवि का जैसा ही नाम होगा तो अज्ञेय का आ जाएगा सबसे पहले। विकल्प क जो है सही हो जाएगा, जिसको नंद दुलारे वाजपेयी ने बैठे ठारे का धंधा कहा था। यानी प्रयोगवादी कवियों को उन्होंने बैठे ठारे का धंधा कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रचना फणीश्वर नाथ रेणु विरचित उपन्यास है? यानी इनमें से कौन जो है फणीश्वर नाथ रेणु विरचित उपन्यास है? विरचित मतलब रचित उपन्यास है, ये आपको ध्यान में रखना है। शब्द में फंसाएगा तो इसे आपको बच कर रखना है। देखिए मैरा आचर है और जो है पर्थी परिकथा है, दोनों जो है फणीश्वर नाथ रेणु का है। और तितली जो है जयशंकर प्रसाद की है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। देखिए यहाँ दिया जा रहा निर्देश प्रश्न संख्या 21 से 30 तक
इस खंड में नीचे दिए गए गद्यांश से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में अंकित कीजिए। अब देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे कि कौन इसमें क्या कह रहा है। तो साहित्योन्नति के साधनों में पुस्तकालयों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा साहित्य के जीवन की रक्षा, पुष्टि और अभिवृद्धि होती है। पुस्तकालय सभ्यता के इतिहास का जीता जागता गवाह है। इसी के बल पर वर्तमान भारत को अपने अतीत गौरव पर गर्व है। पुस्तकालय भारत के लिए कोई नई वस्तु नहीं है। लिपि के आविष्कार से आज तक लोग निरंतर पुस्तकों का संग्रह करते रहे हैं। पहले देवालय, विद्यालय और नृत्यालय इन संग्रहों के प्रमुख स्थान होते थे। इनके अतिरिक्त विद्वान जनों के अपने निजी पुस्तकालय भी होते थे। मुद्रण कला के आविष्कार से पुस्तकों का संग्रह करना आजकल की तरह सरल बात न थी। आजकल साधारण स्थिति के पुस्तकालय में जितनी संपत्ति रखती है, उतनी उन दिनों कभी कभी एक एक पुस्तक की तैयारी में लग जाया करते थे। भारत के पुस्तकालय संसार भर में अपना सानी नहीं रखते। प्राचीन काल में यही स्थिति रही। चीन, फारस प्रकृति सुदूर स्थित देश से झुंड के झुंड विद्यानुरागी लंबी यात्राएं करके भारत आया करते थे। अब देखिए ये जो गद्यांश है, अब इससे संबंधित जो प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। तो पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है, यानी ये जो गद्यांश है उसका उपयुक्त शीर्षक क्या है। तो विभाग जो है पुस्तकालय और भारत, इसका उपयुक्त शीर्षक माना है विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुस्तकों का संग्रह करना आजकल की तरह सरल बात ना थी। क्यों नहीं थी, आपको बताना है। गद्यांश के अनुसार ही आपको जवाब देना है। क्योंकि मुद्रण कला के आविष्कार से पहले सरल बात नहीं थी। विकल्प ग सही हो जाएगा। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अंत में आपका कितना सही होता है हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम समझ सके कि आपका तैयारी किस लेवल पे हो रही है। अगला प्रश्न है प्राचीन काल में भारत का बड़ा महत्व था। क्यों महत्व था, आपको बताना है। क्योंकि भारत में विश्व के अनेक सुदूर स्थित देशों से विद्यानुरागी पढ़ने आते थे। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुस्तकालय भारत के लिए नई वस्तु नहीं है। क्यों नहीं है, आपको बताने हैं। तो क्योंकि भारत में आरंभ से ही ज्ञान में पाठन होता है, ये भी गलत है। क्योंकि भारत में पढ़ा नहीं रहा, ये भी गलत है। क्योंकि जो डिवादी, ये भी गलत है। तो इसका उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। क्योंकि पुस्तकालय की नई वस्तु नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही किया जा रहा है। देवालय नेपालय में जो संग्रहित होता था, ये बातें चर्चा की गई, जो कि विकल्प में नहीं है। तो इसका उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से प्रश्न को आपको फंसाने के लिए आंसर बनाते हैं, जिससे आपको क्या है बचना होगा, पढ़कर समझना होगा और चीज़ें को आसानी से सोल्व करनी होगी। साहित्य की उन्नति का महत्वपूर्ण साधन है। क्या साधन है, तो पुस्तकालय जो है साहित्य की उन्नति का महत्वपूर्ण साधन है। विकल्प ग सही हो जाएगा। आपको देखिए जो गद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो आपको अपने मन से जवाब नहीं देना होगा, सिर्फ गद्यांश के अनुसार ही आपको जवाब देनी होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पुस्तकों का संग्रह शुरू से हुआ, कब से शुरू हुआ, आपको बताना है। तो लिपि के आविष्कार के साथ जो है पुस्तकों का संग्रह शुरू हुआ। विकल्प ख सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभ्यता के इतिहास का जीता जागता साक्ष्य है। क्या जो है साक्ष्य है जीता जागता, तो पुस्तकालय जो है जीता जागता साक्ष्य है। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आप देख रहे हैं प्रश्न कैसे घुमाकर पूछा जाता है। पुस्तकालय के आने से पहले पुस्तकों का संग्रह होता था, कहाँ होता था, आपको बताने हैं। तो नृत्यालय में और देवालय दोनों जगह होता था। विकल्प में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय के विकास के कारण है। पुस्तकालय के विकास के कारण कौन सा है, तो मुद्रण कला का आविष्कार जो है इसके विकास का कारण है। विकल्प ग सही हो जाएगा। भारत को अपने अतीत गौरव पर गर्व है। क्यों गर्व है, किसके बल पे गर्व है, आपको बताने हैं। क्योंकि पुस्तकालय के बल पे, यानी पुस्तकालय जो है पहले से ही था, इस पे गर्व है। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से देखिए 31 से 40 तक जो है दिया गया है। तो अब इसको हम सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। इस संसार में धन ही
सब कुछ नहीं है। धन की पूजा तो बहुत कम जगहों में होती देखी गई है। संसार का इतिहास उठाकर देखिए और उदाहरण ढूंढ ढूंढ कर सामने रखिए तो आपको विदित हो जाएगा कि जिनकी हम उपासना करते हैं उनके लिए हम आंखें बिछाते तक को तैयार रहते हैं। जिनकी स्मृति ताज़ा रखने के लिए हम अनेक तरह के स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े करते हैं। उन्होंने रुपया कमाने में अपना समय नहीं बिताया था, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसे काम किए थे जिनकी महत्ता हम रुपयों से अधिक मूल्यवान समझते हैं। जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना है, उनकी प्रतिष्ठा कम हुई। अधिकांश अवस्थाओं में उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं। उन्होंने जन्म लिया, रुपया कमाया और परलोक की यात्रा की। किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे और कहाँ गए। मानव समाज स्वार्थी अवश्य है, पर वह स्वार्थ की उपासना करना नहीं जानता। अंत में वे ही पूजे जाते हैं जिन्होंने अपने देश जीवन को अर्पित करते समय सच्चे मनुष्यत्व का परिचय दिया है। अब देखिए ये जो गद्यांश था, अब इससे संबंधित जो प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। धन के प्रति अति आग्रह होने से क्या होता है? तो मनुष्य स्वार्थी बन जाता है, उसमें धन विविधता आ जाती है, वह श्रेष्ठ बन जाता है। विकल्प तो श्रेष्ठ नहीं बनता है। ये दोनों सही है तो विकल्प में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन को अर्पित करने का अर्थ है, जीवन को अर्पित करने का अर्थ क्या है आपको बताने हैं। तो जीवन को अर्पित करने का अर्थ है जीवन को जन कल्याण में लगाना। विकल्प क जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन जन्म लेता है, रुपया कमाता है और मर जाता है, आपको बताने हैं। तो जिसके जीवन का उद्देश्य धन संग्रह करना होता है वो ऐसा करता है। विकल्प ग सही हो जाएगा। अंत में चलिए आगे देखते हैं। अंत में वही पूजा जाता है जो क्या है आपको बताना है। तो जो है धन स्वार्थी जिसमें नहीं रहता है वो पूजा जाता है, जो त्याग करता है। तो विकल्प ऐसा कुछ नहीं है। विकल्प उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये सब का चर्चा नहीं किया गया है। विकल्प जो है सही नहीं है तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसार में उन्हीं की उपासना होती है जिनको आपको जो है प्रश्न देना है, जो जीवन को अर्पित कर सच्चे मनुष्य का उदाहरण बनते हैं, उनकी जो है उपासना की जाती है। विकल्प ग सही है। आगे बढ़ते हैं। धन जो व्यक्ति समाज में क्या होता है आपको बताने हैं। तो धन जो व्यक्ति समाज में क्या होता है, विस्मृत किए कर दिए जाते हैं, बिल्कुल सही है। अप्रतिष्ठित होता है, बिल्कुल सही है। तो दो सही है। सम्मानित नहीं होता तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धन से श्रेष्ठ है, कौन जो है धन से श्रेष्ठ है आपको बतानी है। तो देखिए यश त्याग जो है धन से श्रेष्ठ है, तो इसका सही आंसर जो है विकल्प घ हो जाएगा। विकल्प घ उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सच्चे मनुष्यत्व का उद्देश्य है, सच्चे मनुष्यत्व का क्या उद्देश्य है आपको बताने हैं। तो इसका उद्देश्य है जीवन को दूसरे के कल्याण में अर्पित करना। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मानव समाज स्वार्थी है, क्यों स्वार्थी है आपको बताना है। क्योंकि मानव समाज स्वार्थी है पर वह निस्वार्थी की उपासना करता है, बिल्कुल सही। पर वह स्वार्थी को दान देता है, बिल्कुल सही। पर वह निस्वार्थी का सम्मान करता है, बिल्कुल सही है। विकल्प में से एक से अधिक हो जाएगा। विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। गद्यांश के अनुसार कौन सा सत्य है आपको बताना है। तो धन की पूजा सर्वत्र होती है, गलत बात है। धन जो है जीवन का सर्वस्व है, बिल्कुल गलत बात है। धन जीवन का वरदान है, बिल्कुल गलत बात है। उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि सत्य कोई नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं, विकल्प वो सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी समय आपके पास बहुत कम है, यानी 20 से 30 दिन आपके पास समय है। उन दिनों में आप ज़्यादा से ज़्यादा जो नोट्स दिए गए हैं उसका रिवीजन कीजिए, व्याकरण का अध्ययन कीजिए और उसको बार बार रिवीजन मोड में रखिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस शीट बनाने का प्रयास कीजिए। और अपना एक सीट पक्का करने की उम्मीद से आपको जो है आत्मविश्वास के साथ लगे रहना है। और हमारे चैनल पे बीपीएससी के लिए बहुत सारे मटेरियल अपलोड किए गए हैं, जो आप देख करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं।
तो आप लोग ऐसा कीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एक एक प्रश्न को देखिए, क्योंकि आपके लिए एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि मेरे पास फ़ोन आता है कभी कभी, एक नंबर से नहीं हुआ, 2 नंबर से नहीं हुआ, तो 1-2 नंबर उसको आपको कैसे मैनेज करना है। तो ज़्यादा जो है प्रैक्टिस सेट और रिवीजन पे ध्यान दीजिए, ताकि आपका जो है रिजल्ट हो सके। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, आपको बताना है कौन जो है भाववाचक संज्ञा है। तो सामीप्य जो है भाववाचक संज्ञा है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है गुणवाचक विशेषण है, कौन जो है गुणवाचक विशेषण है। तो गुणवाचक विशेषण कोई नहीं है, में से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो आप देख रहे हैं ऋषि मुनि द्वंद्व समास का उदाहरण है, विकल्प को सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इनमें से कौन जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, आपको बतानी है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो उदाहरण है वो आप देख रहे हैं, वाहन व्यक्तिवाचक नहीं है, कर्म भी नहीं है, पानी भी नहीं है। तो इसका जो है सही आंसर जो है आयोग ने माना है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो उसी को मानेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सकर्मक क्रिया है, निम्नलिखित में से कौन जो है सकर्मक क्रिया है। तो देखिए कहना, दौड़ना, खाना सब सकर्मक क्रिया है, विकल्प घ सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समास की परिभाषा है। तो समास की परिभाषा है समास में 2 या 2 से अधिक पदों का संयोग होता है, विकल्प ग सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम जो आपके लिए मेहनत करते हैं उसका मोटिवेशन हमको मिल सके। निम्नलिखित में से कौन सा अवयव है, इनमें से कौन जो है अवयव है, आपको बताना है। तो देखिए ठीक और जब दोनों अवयव है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, विकल्प घ। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है, निम्नलिखित में से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है, आपको बताने हैं। तो देखिए यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है, निम्नलिखित में कौन जो है पुल्लिंग शब्द है। तो देखिए स्पर्श जो है पुल्लिंग शब्द है, विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कर्ता कारक के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, किसमें नहीं होता है, आपको बताना है कि किसमें नहीं होता है। तो देखिए वर्तमान में भी नहीं होता, भविष्य में, दोनों में नहीं होता है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है, निम्नलिखित में कौन जो है शुद्ध शब्द है, आपको बताना है। तो निम्नलिखित में से जो शुद्ध शब्द है उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि सभी गलत है, विभाग ने इसी को माना है, तो इसी को हम लोग भी मानेंगे, विकल्प सही हो जाएगा। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और एक एक प्रश्न को सोच समझकर जवाब दीजिएगा, ताकि आपका जो है आंसर अच्छे नंबर से उठ सके और आपका रिजल्ट इस तरह से होने में कोई दिक्कत ना हो। निम्नलिखित में कौन सी अकर्मक क्रिया है, आपको बताना है कौन सी अकर्मक क्रिया है। तो देखिए सोना एक कर्मक क्रिया है, विकल्प को सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संधि की परिभाषा है, तो संधि की परिभाषा कौन है। तो देखिए 2 या 2 से अधिक वर्णों का मेल हो, जो कि यहाँ शब्दों का है, पदों का है, वाक्यों का है, तो इस तीनों में से कोई नहीं हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं है, क्योंकि संधि जो है वर्णों की मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने शब्दों को देखकर शब्दों को मार दिया है, कुछ ने पदों को देखकर मार दिया है। तो इन सारी चीज़ों से बचना है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिस पे आपको ध्यान देना होता है, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियाँ आपको जो है मेरिट नहीं बनने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो इससे आपको बचनी है, एक एक चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद आपको आंसर करना है, क्योंकि जल्दी जल्दी में आप लोग गलत करके चले आते हैं, जो कि रिजल्ट नहीं होने का कारण बनता है। तो इससे आपको बचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें कर्ता कारक के ने चिन्ह का प्रयोग होता है, तो किसमें होता है ने चिन्ह का प्रयोग, तो आपको बताना है। तो देखिए ये सब जो है सामान्य भूत अपूर्ण भूत दोनों में होता है,
उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक हो जाएगा, विकल्प घ उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन शब्द है? कौन सा बहुवचन शब्द है? तो आपको पता होगा प्राण जो है बहुवचन शब्द है, विकल्प ख सही हो जाएगा। देखिए ये सब बहुत देखने में बहुत छोटे छोटे प्रश्न लग रहे हैं, बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन आपके जो है दिमाग पे जोर डालिएगा तो पता चलेगा बहुत कठिन जो है विकल्प बनाकर प्रस्तुत किया गया है। तो आपको विकल्पों को समझना है और उसको जो है सही ऑप्शन को चुनने में आपको दिमाग लगाकर चीज़ों को समझकर जो है टिक करना है, ताकि आपका आंसर सही हो सके। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण है? निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया विशेषण है? उपयुक्त में से कोई नहीं क्रिया विशेषण है, विकल्प ग सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है? दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण कौन है? तो कोई नहीं है दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सब जो चीज़ें हैं वो संधि में आपको समझा दिया गया है, आप वहाँ से देखकर ये चीज़ों को देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है बहुवचन शब्द है आपको बताना है। तो देखिए स्त्रीजन, नारीवृंद, ये दोनों जो है बहुवचन शब्द है, उपयुक्त में से एक से अधिक जो हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? तो निर्दयी, निर्दोष, निर्दय सब जो है शुद्ध शब्द है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समूहवाचक संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा कौन सी है आपको बताना है। देखिए गुच्छा, कुंज, ये सब ज़्यादा जो है समूहवाचक है, विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है आपको बतानी है। तो देखिए एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है, ये शुद्ध वाक्य है, विकल्प ग सही हो जाएगा। देखिए यहाँ श्री कृष्ण के अनेकों नहीं अनेक होता चाहिए, क्योंकि ये खुद बहुवचन है तो आप उसको नहीं बना। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र नहीं अस्त्र है, तो ये जो है दोनों गलत है और ग सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन शब्द है? कौन सा जो है बहुवचन शब्द है? तो योग जो है बहुवचन है, पुष्प भी बहुवचन शब्द है, ये साक्षर भी है, तो विकल्प घ जो है सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? इनमें से कौन सा जो है पुल्लिंग शब्द है? तो आपको पता होगा कि अपेक्षा, अवज्ञा, अवस्था तीनों पुल्लिंग शब्द नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है? तो देखिए निरपराध और उस दोनों सही है, पूजनीय गलत है, विकल्प को सही हो जाएगा, ये अशुद्ध है। देखिए हिंदी के अनुसार पूजनीय गलत है, आप देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अवयवी भाव समास का उदाहरण है? अवयवी भाव समास का उदाहरण कौन सा है आपको बताना है। यथाशक्ति, सक्षम, ये सब जो है अवयवी भाव के उदाहरण है, उपयुक्त में से एक से अधिक, विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है अशुद्ध वाक्य है? तो कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, अशुद्ध वाक्य है, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप जब शेयर करते हैं तो हमें एक जो है उत्साह मिलता है, तो हम दोगुने उत्साह के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं। आपके लिए बहुत सारी चीज़ों को कंटेंट में अच्छे से टाइपिंग करवा कर चीज़ों को प्रस्तुत करवा रहे हैं, ताकि आपका तैयारी बेहतर ढंग से हो सके। निम्नलिखित में से किसमें संप्रदान कारक के चिन्ह का प्रयोग हुआ है? किसमें जो है संप्रदान कारक के चिन्हों का प्रयोग हुआ है? तो उसने लड़के को मिठाई खिला दी, विकल्प ग सही हो जाएगा। लेकिन इसमें जो है विभाग के अनुसार कुछ गलतियां हैं जो कि माना है, लेकिन उसी को मानकर चलेंगे, विकल्प ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में से कौन सी जो है जातिवाचक संज्ञा है?
तो देखिए नदी जो है जातिवाचक संज्ञा है, विकल्प ग सही हो जाएगा क्योंकि ये पूरे नादि का बोध कराता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें संबंध कारक के चिन्ह का प्रयोग हुआ है? इसमें जो है संबंध कारक के चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो चांदी की थारी, इसमें संबंध कारक का प्रयोग हुआ है, विकल्प क सही हो जाएगा। तो कारक वाले चैप्टर में आप देखिएगा तो ये चीज़ें समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मध्यम पुरुष सर्वनाम है? कौन जो है मध्यम पुरुष सर्वनाम है? तो तुम जो है मध्यम पुरुष सर्वनाम में आता है, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे, अनेक शब्द के लिए एक शब्द उसके लिए क्या है आपको बताने हैं, तो उसे कहा जाता है स्थानापन्न, विकल्प ग सही हो जाएगा। तो मुहावरे भी पूछे जाते हैं जो आप देख सकते हैं। तो वासुदेव नंदन प्रसाद के जो व्याकरण है उसको आप ले करके विपरीतार्थक शब्द, सपर्यायवाची शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ देख लीजिए तो बहुत हद तक वहाँ से आपको चीज़ें कवर्ड हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है मेघ शब्द का पर्यायवाची है? तो पयोधर जो और प्रयोग दोनों जो है पर्यायवाची शब्द है। इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा विकल्प घ हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। जलधि मतलब जो है समुद्र होता है, लेकिन कहीं कोई मेघ के रूप में भी आता है, विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अवनत शब्द का विपरीतार्थक है? तो अवनत का जो है उन्नत हो जाएगा, विकल्प ग सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दौड़ धूप करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो दौड़ धूप मुहावरे का अर्थ है बड़ी कोशिश करना, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा या उद्योग के लिए अनेक शब्द के लिए एक शब्द क्या है आपको बताना, तो उसे जो है स्पर्धा कहा जाता है, विकल्प ख सही हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग प्रतियोगिता में भी मारे थे, लेकिन आयोग जो है स्पर्धा को आंसर रखा है, तो उसी को हम लोग लेकर चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल शब्द का पर्यायवाची शब्द है? जल शब्द का जो है पर्यायवाची शब्द कौन है? तो उदक है, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाक छानना मुहावरे का अर्थ है। खाक छानना मुहावरे का अर्थ है माने नाकामयाबी हाथ रंगना, तो ये सब कोई नहीं हो जाएगा, में से कोई नहीं, विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। तो इस तरीका से भी प्रश्न बनाता है, आप उसको अच्छे से समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कृत्रिम शब्द का विपरीतार्थक शब्द है? कृत्रिम का विपरीतार्थक शब्द कौन है? तो प्रकृत हो जाएगा, विकल्प ख सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का अर्थ है। चिराग तले अंधेरा जो लोकोक्ति है उसका सही अर्थ क्या है आपको बताने हैं। तो अपनी बुराई नहीं दिखती, विकल्प जो है क है सही हो जाएगा, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 80वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क शब्द का विपरीतार्थक शब्द है? शुष्क का विपरीतार्थक शब्द जो है आर्द्र हो जाएगा, विकल्प ख सही है। तो दोस्तों आज मैंने आपको बीपीएससी 2.0 पीजीटी प्रश्नों को करवाया है, यानी 11th-12th के प्रश्नों को करवाया है। तो हमें पूरा विश्वास है कि आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आप लोग का कितना इसमें सही हुआ है हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम समझ सकें कि आप लोग अंत तक बने हुए थे, सही से देखते हैं। और इससे आपको समझ में आया होगा कि 3.0 से जो कठिन प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, यानी कुछ प्रश्न साहित्य के भी थोड़ा सा उलझाने वाले थे शब्दों में और व्याकरण के भी। तो आप खुद देखिए कि आपको तैयारी कैसे करना है। तो आपको जो है प्रीवियस प्रश्न को इसलिए हम करवा रहे हैं ताकि आप समझ सके कि कैसे आपको तैयारी करना है, कैसे प्रश्न पूछा जाता है। इसी तरह आगे भी जो प्रीवियस प्रश्न है वो हम करवाएंगे और आपको जो है तैयार करेंगे नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, यानी 4.0 के लिए आपको तैयार करेंगे, ताकि आप कहीं से भी प्रश्न पूछे तो उसको जो है छोड़ करके नहीं आए। तो सेट जो हुआ है, लेक्चर हुआ है, इन सारे का जो है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, आप वहां से अगर नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं और जो है अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगर आपको बीपीएससी 4.0 का नोट्स 25 प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस सेट चाहिए तो मेरे नंबर पे आपको 249 रुपया पेमेंट करना है। मेरा नंबर है
72 61 81 53 07। इस पे आपको 249 रुपया किसी भी माध्यम से पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना है। तो हम इधर से आपको व्हाट्सएप पे हैं PDF प्रोवाइड करवा देंगे और स्टेट के लिए 199 रुपया करना है। आपसे जो पैसा लिया जा रहा है वो टाइपिंग का पैसा दिया जा रहा है, क्योंकि क्लास जितना भी हुआ है सब यूट्यूब पे फ्री है। आप वहाँ से अगर नहीं देना चाहते हैं तो नोट्स बना सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो कर सकते हैं। हम आपसे टाइपिंग का चार्ज देते हैं। तो इन सारे चीज़ों से जुड़ करके अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद।